कर दो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में कुछ बातें जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, ये थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है, यानी इसके अंदर कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं आते हैं, बट स्टिल आपको सब पता तो होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ है, इसके अंदर सबसे पहले बात तो उठती है रिलेटेड पार्टीज का मीनिंग क्या है। रिलेटेड पार्टी का मीनिंग क्या है? तो रिलेटेड पार्टी का मतलब है जहां पर वन पार्टी, जहां पर एक पार्टी हैज कंट्रोल ऑब्लिक पावर टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस over another party at any time during the period, यानी जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी पर कंट्रोल या इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकती है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड, हम उसे क्या बोलेंगे कि ये रिलेटेड पार्टीज होती हैं। तो इतने वर्ड को अगर हम देखें, इस डेफिनेशन को अगर हम पढ़ें, तो एट एनी टाइम का मतलब क्या हो गया? मतलब कभी भी, उस साल में। इसमें तो कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। पार्टी मतलब कौन हो गया? पार्टी मतलब पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है। इसमें दो वर्ड्स आए, एक तो वर्ड आया कंट्रोल और दूसरा वर्ड आया इन्फ्लुएंस। तो मुझे बताओ कंट्रोल का मतलब क्या है? तो हमने कहा कंट्रोल तीन में से किसी भी प्रकार से आ सकता है, यानी कंट्रोल पर हमने तीन बातें कही कि कंट्रोल तीन में से किसी भी प्रकार से आ सकता है। वो क्या हो सकता है? जब आप होल्ड करते हैं वोटिंग पावर्स ऑफ मोर देन 50%, जहां मोर देन 50% आप अपने पास पावर होल्ड करते हैं, तो वहां पर आपके पास इन दैट केस क्या आ जाता है? कंट्रोल आ जाता है। या आपके पास एक पावर होती है, वो पावर कौन सी होती है? पावर टू कंपोज गवर्निंग बॉडी ऑफ द एंटिटी, आप उसकी गवर्निंग बॉडी को बना सकते हैं। या तीसरा, आपके पास वोटिंग पावर है, कितने की? 20% और मोर, एंड आपके पास एक पावर है, किस चीज की पावर है? आपके पास पावर है टू डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट करना है? फाइनेंशियल ऑपरेटिंग मैटर्स ऑफ द एंटिटी, यानी कि आपके पास डायरेक्ट करने की पावर होती है, उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास कंट्रोल है। तो इन तीन सिचुएशंस में हम लोग अपने पास कंट्रोल बोलते हैं कि ये कंट्रोल है। इसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो हमने कहा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है पावर टू पार्टिसिपेट। किसमें पार्टिसिपेट करना है? इन, फिर से वही, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग मैटर्स, यानी जब आप फाइनेंशियल ऑपरेटिंग मैटर्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आता है। वैसे मुझे ये बताओ, पावर टू, जो ये फाइनेंशियल ऑपरेटिंग मैटर्स हैं या पावर टू पार्टिसिपेट है, इसका बेसिक काम क्या है? ये किसके पास पावर होती है? ये पावर डायरेक्टर्स के पास होती है। अगर यहां बोलो तो ये पावर किसके पास होती है? चेयरपर्सन। ये पावर किसके पास होती है? चेयरपर्सन के पास होती है। ये पावर किसके पास होती है? तो ये पावर होती है डायरेक्टर्स के पास। ज्यादातर अगर मैं कहूं तो ये डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है। ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताओ कि किसी फैक्ट्री में जाते हो, वहां पर जो गार्ड बैठे ना, उसके पास भी पावर है कि भीतर ना जाने दे, तो आप तो कहेंगे इसके पास भी पावर है। तो क्या वो पावर मानी जाएगी? नहीं भाई साहब, हम ये पावर जो देखते हैं ना, ये टॉप लेवल पे देखते हैं, ये नहीं डायरेक्टर लेवल पे। वरना तो अकाउंटेंट के पास भी बड़ी पावर है, वरना तो कैशियर के पास भी बड़ी पावर है, वरना तो हर आदमी के पास वो डेलीगेटेड पावर है। क्या आप समझ रहे हैं? डेलीगेटेड का मतलब क्या हो गया? किसी ने पावर डेलीगेट कर दिया उसके अंदर। ओके, अच्छा, तो मैंने कहा हमारे पास पावर टू पार्टिसिपेट होनी चाहिए। ये पावर टू पार्टिसिपेट कैसे कैसे आ सकती है, बताओ जरा।
कि हाउ डू वी गेट दिस पावर टू पार्टिसिपेट, तो मैंने कहा ये पावर टू पार्टिसिपेट आ सकती है बाय एप्लीकेशन ऑफ लॉ। भाई सरकार आपको पावर दे सकती है, गवर्नमेंट आपको पावर दे सकती है, वो कह सकती है कि ठीक है, गवर्नमेंट आपको पावर दे देती है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा कि ये पावर कहां से आ सकती है, मैंने कहा दूसरा ये पावर आने के लिए तरीका कौन सा है कि हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए बाकी शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट कर देते हैं। उसके वर्ड्स मैंने लिखवाए होंगे आपको, एग्रीमेंट विद शेयर होल्डर, जिसके अंदर हमारे पास दूसरे शेयर होल्डर जो हैं वो एग्री कर लेते हैं कि साहब ठीक है तुम हमारे बिहाफ पर जाकर काम कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया एग्रीमेंट विद शेयर होल्डर्स, दूसरे शेयर होल्डर ये पावर दे देते हैं। या मैंने कहा वोटिंग पावर्स, जब मैंने वोटिंग पावर की बात करी थी तो मैंने कहा था जनरली हम क्या देखते हैं, 20% और मोर को क्या बोलते हैं कि हम मानते हैं कि ये पावर एग्जिस्ट करती है। पावर एग्जिस्ट करती, कौन सी पावर एग्जिस्ट करती है, पावर टू पार्टिसिपेट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, मैंने जनरली बोला अगर क्वेश्चन आपको एविडेंस दे दे तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे। अगर मान लो क्वेश्चन आपको अपना एविडेंस दे दे, वो आपको कहता है साहब कि 22% पर भी पावर नहीं है, या क्वेश्चन कहता है 18% पर भी पावर नहीं है, तो आप क्वेश्चन को प्रेफर देंगे, फॉलो क्वेश्चन। इसका मतलब आपको ऐसी स्थिति में ये नहीं कहना अच्छा यहां पर भी क्या आपके पास 20% फिक्स्ड है या यहां पर भी जनरल है। यहां पर हम अपने पास 20% बोलते हैं तो यहां पर क्या है, यहां फिक्स्ड है, यहां 20% जो है जनरल है। इसका मतलब हम ऐसा बोलते हैं। तो हमने अपने पास ये आपके साथ बातें करी थी कि साहब ये हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं या इन्फ्लुएंस होती हैं। फिर दूसरी बारी आ गई थी, दूसरी बारी पे क्या हमने बताना शुरू किया, हमने कहा साहब हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स हैं, जिन रिलेशनशिप्स को हम बोलते हैं कि ये रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जिनके अंदर हम अपने पास जिनको अपने पास हम कवर कर लेते हैं और बोलते हैं कि दीज आर रिलेटेड पार्टीज। रिलेशनशिप्स किस पैराग्राफ में कवर्ड है, ये है पैरा 3 में, और पैरा 3 में भी फिर अलग अलग चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो 3 पैराग्राफ में एक है पैरा 3D, तो मुझे फटाफट से बताओ 3D में कौन हुआ करते थे। अब आप कहेंगे 3D से क्यों लिखा, जगह कम है ना, तो मैंने कहा पहले यहां छोटा वाला लिख देते हैं। तो 3D में कौन थे, 3D में थे की मैनेजमेंट पर्संस। ये जो की मैनेजमेंट पर्संस होते हैं ये कौन होते हैं की मैनेजमेंट पर्संस होते हैं जिनके पास पावर है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ किस चीज की, प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। क्या आपको याद है, जिनके पास पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज की, प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। ये बात मैंने बताई हुई है आपको कि नहीं बताई थी जिनके पास अभिषेक कह रहे ये बात नहीं बताई थी, लेकिन देवेश कह रहे बताई थी, हैप्पी भी कह रहे हैं हाँ बताई थी, हाँ बताई होगी। मैंने की मैनेजमेंट का मतलब वो है जो लोग प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल करते हैं। इनमें कौन से डायरेक्टर आएंगे, फटाफट से बताओ, इसमें कौन से डायरेक्टर आएंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी जो डायरेक्टर केवल हमने सोनू सूद टाइप रखे हुए हैं या रियल में काम करने वाले। तो यहां पर जो काम करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा ना जिनके पास पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल है, इसका मतलब ये कर्मठ है, कर्मठ डायरेक्टर, ओके, यानी जो काम काज करते हैं। अच्छा, इनके साथ हम लोग आगे कुछ और भी लोग जोड़ते थे, वो कौन कौन थे, उनका नाम था रिलेटिव्स। वो कौन कौन से रिलेटिव्स थे, फटाफट से आप बताओ। हाँ, केशव कह रहे हैं अगर डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो आएगा। केशव, की मैनेजमेंट पर्सन में जो डायरेक्टर काम ही नहीं करता वो कहां से आएगा, ओके, जो डायरेक्टर काम नहीं करता, सिर्फ सिंबॉलिक रखा है, वो नहीं आएगा ना। इसके अंदर जो डायरेक्टर काम करते हैं वही आएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें रिलेटिव्स कौन कौन से थे, इसमें रिलेटिव्स थे, यहां लिख दो स्पाउस, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, सन,
डॉटर। हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। क्या मजे की बात, आपको एक और रट्टा लगवाते हैं। रिश्तेदार कितने होते हैं बताओ, रिश्तेदार कितने हैं? 7 रिश्तेदार हैं। इस वजह से इस स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर भी कितने होंगे? 7 डिस्क्लोजर होंगे। ओके, दिस इज द, आप में से कई बच्चे सोचते होंगे कि सर 7, वाई 7 डिस्क्लोजर? आस्क मी द क्वेश्चन, वाई 7 डिस्क्लोजर? क्योंकि रिश्तेदार भी 7 है। वेरी गुड, शुक्र है ये 8 नहीं हुए, वरना डिस्क्लोजर भी 8 हो जाते। ठीक है, तो वापस आते हैं, तो हमने कहा कि हमारे पास ये ऐसा ऐसा होता है। फिर आता है हमारे पास 3C भी पूछता हूं आपसे मैं, मुझे बताओ 3C 3C में कौन होगा? ये तो की मैनेजमेंट पर्सन है, वहां मैंने सिर्फ कहा इंडिविजुअल, यानी कोई भी शेयर होल्डर, सरल भाषा में कोई भी शेयर होल्डर, यानी जो कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल जो हमें कंट्रोल करता है या इन्फ्लुएंस करता है, जो हमें कंट्रोल करता है या हमें इन्फ्लुएंस करता है। एंड इसमें भी क्या रिलेटिव्स हैं? क्या इसमें भी रिलेटिव्स हैं? द आंसर इज यस, इसमें भी वही 7 रिलेटिव्स हैं। और रिलेटिव्स का मतलब वही है, ठीक है, रिलेटिव्स का मतलब वही है जो हमने अपने पास ऊपर भी लिखा हुआ है। हा, एक ही डब्बे से दोनों काम निपट गए। तो हमने कहा ये भी हमारे पास क्या माने जाएंगे? इसमें माने जाएंगे। मुझे बताओ 3A में कौन आते थे? फटाफट से बताओ, 3A में कौन से रिश्तेदार आते थे? 3A में आते थे एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का मतलब क्या हो गया? अदर देन इंडिविजुअल्स, अदर देन इंडिविजुअल्स। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा। एंटरप्राइजेस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली बेटा किसके थ्रू? इनडायरेक्टली थ्रू मतलब आगे किसके थ्रू जाना है हमने? इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी। क्या करते हैं? कंट्रोल और आर कंट्रोल्ड या अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। तो हम उसे क्या बोल देते हैं कि वो 3A में हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो उनको 3A वालों को हम इस तरह से देखते हैं कि जो एंटिटीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल हो रहे हैं या अंडर कॉमन कंट्रोल है, वो 3A में रिश्तेदार माने जाएंगे। 3B में कौन है? इसमें माने जाएंगे हमारे एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया? जिनके लिए हम एसोसिएट हैं वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो यानी यहां पर हम अपने पास क्या देखते हैं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देखते हैं कि कोई एंटरप्राइजेस जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या हम जिनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कौन सा बच गया? ABCDE बच गया। 3E, तो 3E में कौन था? 3E में थी एंटिटीज which are under control or influence of person defined in किस पैरा में? 3C और 3D। यानी जो 3C या 3D के पर्सन के द्वारा संचालित कंपनियां या संस्थाएं हैं वो हमारे पास वो भी संबंधी माने जाएंगे। तो हमने अपने पास कहा कि ये हमारे पास रिलेटेड पार्टीज हो सकती हैं। अब बारी आती है कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज नहीं है। नॉट रिलेटेड पार्टीज, तो भाई कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज को हम नहीं मानेंगे कि वो रिलेटेड पार्टीज नहीं है? अगर हमारा कॉमन डायरेक्टर है, कॉमन एजेंट है, सप्लायर है, कस्टमर है, हम अपने पास इनको अपना संबंधी नहीं मानेंगे। ओके, या गवर्नमेंट बेशक हमें अफेक्ट करती है पर उसको भी अपना संबंधी नहीं मानते। ट्रेड यूनियन है, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज की यूनियन है हम उसको अपना संबंधी नहीं मानते। या जो प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस है जो हमें उधार पैसा देते हैं उनको भी अपना संबंधी नहीं मानते। कुछ केसेस में हम अपने पास डिस्क्लोजर्स नहीं करेंगे, नो डिस्क्लोजर्स फॉर। हम जो डिस्क्लोजर्स नहीं करेंगे वो क्या क्या है? तो हमने कहा जहां जहां पर भी अगेंस्ट एथिक्स ऑफ बिजनेस है,
जहां बिजनेस के एथिक्स के खिलाफ है वहां डिस्क्लोजर नहीं करेंगे। या फिर इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहां पर जो ट्रांजैक्शंस एलिमिनेट हो जाती हैं विद इन ग्रुप, हम उनका भी डिस्क्लोजर नहीं करते हैं। तो यानी दीज आर दी केसेस जहां पर हम डिस्क्लोजर्स अपने पास नहीं करते हैं। अब बारी आती है डिस्क्लोजर फिर करते किसका है। तो मैंने कहा साहब आपको अपने पास डिस्क्लोजर करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए कि ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करें। कब एग्जिस्ट करनी चाहिए? ड्यूरिंग रिलेशनशिप। ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट कब होनी चाहिए? ड्यूरिंग रिलेशनशिप। अगर एग्जिस्ट करती हैं तो हमें क्या डिस्क्लोजर करने हैं? 7 डिस्क्लोजर। क्या क्या है 7 डिस्क्लोजर? एक तो बताना है नेम एंड रिलेशनशिप ऑफ रिलेटेड पार्टी, 2 डिस्क्लोजर तो ये हो गए। एक बताना है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और एलिमेंट। एलिमेंट माही मतलब आपने सस्ता बेचा, महंगा बेचा, कुछ भी बेचा, आपको बताना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन क्या नॉर्मल प्राइस पर थी, नॉर्मल और एबनॉर्मल। यू कैन नॉट से कि नॉर्मल है तो क्या करना है बताकर, हमें यह बताना ही पड़ेगा अपने पास। और अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इन ट्रांजैक्शंस का, अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है या कोई बैड डेट्स हैं या कोई डिस्काउंट्स हैं तो हमें वो भी आपको बताने पड़ेंगे। तो क्या 2 और 3, 5 और 2, 7 डिस्क्लोजर आपके पास यहां पर आ गए। और अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शंस नहीं है, नो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग रिलेशनशिप, तो मुझे फटाफट से बताओ इसके अंदर 2 बातें चेक करते हैं। हम चेक करते हैं कि रिलेशनशिप की वजह क्या है। रिलेशनशिप क्या ड्यू टू कंट्रोल आ रहा है, ड्यू टू कंट्रोल या अदर्स। अगर ये ड्यू टू कंट्रोल आ रहा है तो हमको अपने पास 2 बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। 2 बातें कौन कौन सी हैं? नेम एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप। रिलेटेड पार्टी का नाम बताओ और उसके साथ रिश्ता क्या है ये बताओ। और अगर कोई अदर केस है तो आपको ऐसे में कोई डिस्क्लोजर करने की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एस्पेक्ट था जो हमने अपने पास कहा। अब इसके ऊपर आपको हम जरा क्वेश्चंस भी बता दें कि इस पर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो हमारे पास इसके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 3E के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं इंस्टीट्यूट ने। क्वेश्चन 252 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 74 एंड क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 3D पर क्वेश्चन पूछा है इंस्टीट्यूट ने 168 का सेकंड पार्ट। फिर 3D पर ही पूछा है 164। इसके अलावा एक जनरल थ्योरी है क्वेश्चन 59। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे 3B है, 3B पर क्वेश्चन है 263, 239, 165, 69 एंड 68। इसके अलावा हमारे पास एसोसिएट्स के बारे में भी पूछा हुआ है और वो है क्वेश्चन नंबर 276, 252, 1, 233, 168, 1 और क्वेश्चन नंबर 29। और इसके अलावा रिलेटेड पार्टीज के अंदर हमारे पास पावर टू पार्टिसिपेट के कंटेक्स्ट में पूछा उसने, which is question 269, which is question 169 and 167। तो ये है साहब आपके पास टोटल क्वेश्चंस जो आपको इस स्टैंडर्ड में चाहिए। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने गलत सॉल्व कर रखा है। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 276। ये क्वेश्चन ICAI ने रॉन्ग सॉल्व कर रखा है। ICAI रॉन्ग सॉल्यूशन। ओके, तो अब इसके ऊपर हम जब बात करेंगे तो फिर बताएंगे क्या रॉन्ग कर रखा है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये एक शॉर्ट वीडियो बन गया। जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि बाकी सारे आंसर ठीक है, एक आंसर भी गलत है इसके अंदर। ठीक है,
तो क्या मैं आपको अब क्वेश्चंस करवाना